टेक्सॉट हिस्सा दुवम इमरान सीरीज मुसन्निफ मजहर कलीम अहमे। ये डॉक्टर फ्रैंक, ये अहमक बुढ़ा, ये लेबोरेटरी तबाह करा बैठेगा। सुजैन ने मेज पर रखा हुआ ट्रांसमीटर ऑफ करते हुए बड़बड़ाते हुए कहा और उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से बुरी तरह बिगड़ा हुआ था। उसी लम्हे दरवाजा खुला और मारून अंदर दाखिल हुआ। क्या ख्याल है सुजैन, किसी आदमी को चेकिंग के लिए न भेजा जाए ताकि मालूम हो सके कि ये लोग रात को कहाँ ठहरे हुए हैं और उनके क्या इरादे हैं। मुझे दरअसल शदीद बेचैनी सी महसूस हो रही है। मारून ने अंदर दाखिल होते हुए इंतहाई बेतकल्लुफाना लहजे में कहा, मगर दूसरे लम्हे वो चौंक पड़ा। क्या हुआ, तुम शदीद गुस्से में नजर आ रही हो? मारून ने हैरत भरे लहजे में कहा। अपना फिक्रा खत्म करने के बाद ही उसे सुजैन के गुस्से का एहसास हुआ था। वो अहमक बेवकूफ बूढ़ा, वो डॉक्टर फ्रैंक, मैं उसका खून पी जाऊंगी। सुजैन यकलक फट पड़ी। अरे अरे क्या हुआ, कुछ मुझे तो बताओ, तुम्हें क्या जरूरत है किसी का खून पीने की? तुम्हारा खादिम जो मौजूद है, तुम हुक्म करो तो मैं अपनी गर्दन अपने हाथों काटकर तुम्हारे सामने रख सकता हूँ। मारून ने कहा तो सुजैन का गुस्से से बिगड़ा हुआ चेहरा तेजी से नॉर्मल होने लग गया। वो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस इस वक्त डॉक्टर फ्रैंक के कब्जे में है। सुजैन ने होठ चबाते हुए कहा तो मारून बेख्तियार उछल पड़ा। क्या क्या कह रही हो? मारून के लहजे में बेपनाह हैरत थी। मेरी भी यही हालत हुई थी जब उस बूढ़े डॉक्टर फ्रैंक ने ये बात मुझसे कही थी। सुजैन ने इस बार मुस्कुराते हुए कहा, ओ क्या वाकई ऐसा ही हुआ है? क्या उसने उन्हें हलाक कर दिया है? मारून ने बेख्तियार होकर कहा। इसी बात पर तो मुझे गुस्सा आ रहा है। वो अहमक उनसे पूछ-गूछ के चक्कर में पड़ गया है और उस लड़की जूलिया ने उसे उल्टी पट्टी पढ़ा दी है। सुजैन ने कहा और फिर उसने डॉक्टर फ्रैंक से होने वाली गुफ्तगू की तफसील बता दी। ये डॉक्टर फ्रैंक कहीं उस जूलिया पर तो नहीं पीछ गया? मारून ने होठ चबाते हुए कहा, अरे नहीं, वो बिल्कुल ही मर्दम बेजार टाइप आदमी है। इस जमाल तो उसे छूकर भी नहीं गुजरी। चूंकि वो खुद साइंसदान है, इसलिए साइंसदान वाली बात उसके जहन को लग गई है। सुजैन ने जवाब देते हुए कहा, सुजैन, ये इमरान दुनिया का शातिर तरीन आदमी है। उसने लाजमन इस डॉक्टर फ्रैंक को ऐसा चक्कर देना है कि डॉक्टर फ्रैंक अपने हाथों उसे जीरो फाइल भी वापस करने पर तैयार हो जाएगा और हो सकता है इमरान ये सारी लेबोरेटरी ही उस डॉक्टर फ्रैंक के हाथों ही तबाह करा डाले। इसका फौरी तौर पर कोई बंदोबस्त करो, वरना। मारून ने कहा, अरे नहीं, वो डॉक्टर फ्रैंक इतना अहमक भी नहीं है जितना तुमने उसे समझ लिया है। ज़हनी तौर पर बेहद काया और मोहतात आदमी है। बहरहाल उसने वादा किया है कि अगर ये साइंसदान निकले तो वो उन्हें बेहोश करके हमारे हवाले कर देगा, वरना उन्हें खुद हलाक करके लाशें हमारे हवाले कर देगा। दोनों ही सूरतों में कोई खतरे की बात बहरहाल नहीं है। मुझे तो उस पर गुस्सा इसलिए आ रहा है कि उसने मुझ पर बेजा रौब डालने की कोशिश की, जबकि टेक्सॉट का चीफ बॉस पीटर मेरे पीछे कुत्ते की तरह दुम हिलाता फिरता रहता है। सुजैन ने होठ चबाते हुए कहा, सुजैन, मैं इंतहाई संजीदगी से कह रहा हूँ कि हमें इस सिलसिले में कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए, वरना बाद में हमें पछताने का भी मौका न मिलेगा। ये डॉक्टर फ्रैंक चाहे लाख अक्लमंद हो, लेकिन ये किसी टॉप सीक्रेट एजेंट के मुकाबले में न ठहर सकेगा। अब तुम खुद ही देखो कि उस जूलिया ने डॉक्टर फ्रैंक को किस तरह चक्कर दे दिया है, और ये इमरान तो उससे भी यकीनन 2 हाथ आगे होगा। मारून ने होठ चबाते हुए कहा, तुम्हारी बात दुरुस्त है, शिकार हमारे हाथों ही होना चाहिए था, लेकिन वो पहुंच गया इस बूढ़े डॉक्टर फ्रैंक के पास। लेकिन अब मैं क्या करूं? डॉक्टर फ्रैंक बोर्ड ऑफ गवर्नर का चेयरमैन भी है और इंतहाई झक्की आदमी भी है। उसने तो पीटर की भी बात नहीं माननी, और मैं पीटर को कॉल करके उसे कहती कि वो डॉक्टर फ्रैंक को समझाता। सुजैन ने भी संजीदा लहजे में कहा, फिर अब क्या हो सकता है? मारून ने मायूसाना लहजे में कहा, 1 मिनट, मुझे ख्याल आ गया है। मेन सेक्शन में एक आदमी ऐसा है जो मुझे रिपोर्ट दे सकता है। वो मेरे ही ग्रुप का आदमी है, मैं उसे कॉल करती हूँ। सुजैन ने चौंक कर कहा और उसके साथ ही उसने तेजी से ट्रांसमीटर पर एक मखसूस फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करनी शुरू कर दी। हेलो हेलो, सुजैन कॉलिंग ओवर। मादाम ने बार बार कॉल देनी शुरू कर दी। यस मादाम, मैं रे बोल रहा हूँ, ओवर। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर में से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी, लेकिन उसके लहजे में हैरत का उनसर नुमाया था। यकीनन उसे मादाम की इस तरह बराह रास्त उसे कॉल करने पर हैरत हुई थी। रे, तुम इस वक्त कौन से सेक्शन में काम कर रहे हो? ओवर। सुजैन ने कहा, मादाम, मैं मेन सेक्शन में हूँ, यहाँ के स्टोर का इंचार्ज हूँ, ओवर। रे ने जवाब देते हुए कहा, सुनो रे, पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का एक इंतहाई खतरनाक ग्रुप यहाँ लेबोरेटरी तबाह करने आया हुआ है, और डॉक्टर फ्रैंक ने उन्हें सियाम में से 01 सेक्शन में पहुंचा दिया है। वो इंतहाई खतरनाक ग्रुप है। मुझे खतरा है कि कहीं वो डॉक्टर फ्रैंक को चक्कर देकर लेबोरेटरी न तबाह कर दे। जबकि डॉक्टर फ्रैंक से मैंने बात की है तो वो उल्टा मुझसे नाराज हो गया है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि डॉक्टर फ्रैंक क्या कर रहा है? ओवर। सुजैन ने कहा, यस मादाम, मेरे पास ऐसी मशीन मौजूद है
जिससे मैं मेन सेक्शन के हर कमरे को न सिर्फ चेक कर सकता हूँ बल्कि वहाँ होने वाली गुफ्तगू भी सुन सकता हूँ, क्योंकि स्टोर इंचार्ज की वजह से मुझे सबसे मुसलसल राब्ता रखना पड़ता है। लेकिन मादाम मैं डॉक्टर फ्रैंक के किसी काम में मुदाखलत नहीं कर सकता, ये मेरे बस से बाहर है। डॉक्टर साहब इंतहाई गुस्सावर आदमी हैं, वो एक लम्हे में मुझे गोलियों से उड़ा देंगे। ऊपर रे ने जवाब देते हुए कहा, ठीक है तुम चेकिंग करो और अगर कोई खास बात हो तो मुझे फौरन रिपोर्ट दो। मेरी खास फ्रीक्वेंसी तो तुम जानते ही हो। ओवर सुजैन ने कहा, यस मादाम ओवर। दूसरी तरफ से रे ने कहा और मादाम ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। अब इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता मारोन, सुजैन ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। क्या इस मेन सेक्शन में दाखिल होने का और खुफिया रास्ता नहीं है? मेरा मतलब है कि मैं किसी तरह डॉक्टर के इल्म में आए बगैर अंदर दाखिल हो सकूं, ताकि अगर कोई गड़बड़ भी हो जाए तो मैं उसे संभाल सकूं। मारोन ने बेचैन लहजे में कहा, नहीं मारोन, ऐसा रास्ता मुमकिन ही नहीं। अब तो हमें डॉक्टर या रे दोनों में से किसी कॉल का ही इंतजार करना पड़ेगा। सुजैन ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, अगर डॉक्टर फ्रैंक ने इन लोगों को हमारे हवाले करने का फैसला किया तो ये उन्हें किस रास्ते से भेजेगा? मारोन ने कहा, मालूम नहीं, कई रास्ते हैं, वो न जाने कौन सा इख्तियार करता है। सुजैन ने जवाब दिया तो मारून मुंह बनाकर खामोश हो गया। जाहिर है उसके सिवा अब वो और कर भी क्या सकता था। इमरान की आंखें खुली तो उसी लम्हे उसके कान में जूलिया की आवाज पड़ी और इमरान का नेम खौफजदा शऊर अचानक एक झटके से पूरी तरह बेदार हो गया। उसने गर्दन घुमाकर उस तरफ देखा जिधर से जूलिया की आवाज सुनाई थी और दूसरे लम्हे इमरान के होंठ भीज गए, क्योंकि उसने जूलिया को जिस हालत में तख्ते के साथ जकड़े हुए देखा था वो उसके लिए इंतहाई तकलीफदा था। गो उसे खुद भी एहसास हो गया था कि उसे भी तख्ते के साथ लगे हुए कड़ों के साथ उस तरह फिक्स किया गया है। लेकिन बहरहाल किसी औरत को इस अंदाज में जकड़ना इमरान के नुक्ते नजर से इंतहाई गलत था और इसी बात से इमरान के होंठ भीज गए थे। ये हम कहाँ पहुंच गए हैं जूलिया? इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। हम डॉक्टर फ्रैंक के कब्जे में हैं, जूलिया ने जल्दी से जवाब दिया और उसके साथ ही उसने डॉक्टर फ्रैंक से होने वाली सारी गुफ्तगू दोहरा दी और इमरान की आंखों में तहसीन के आसार नमूदार हो गए। वेरी गुड जूलिया, तुमने वाकई इंतहाई जहानत से काम लिया है। वेरी गुड, मुझे अंदाजा भी न था कि तुम इस कदर जहानत से उसको डील करोगी, इमरान ने कहा तो जूलिया का चेहरा मसरत से खिल उठा। फौरी तौर पर मेरे जहन में ये तरकीब आई थी। बहरहाल वो डॉक्टर अभी आने वाला है, अब आगे तुम्हारा काम है कि तुम उसे किस तरह अहमक बनाते हो, जूलिया ने मसरत भरे लहजे में कहा। और फिर इससे पहले कि इमरान कोई जवाब देता, कमरे का दरवाजा खुला और दुबला पतला आधे सर से गंजा आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखों पर चश्मा था और वो शक्ल व सूरत और कदो कामत से ही कोई प्रोफेसर लग रहा था। उसके पीछे एक मुसल्ला आदमी था। इमरान उसको देखते ही समझ गया कि यही डॉक्टर फ्रैंक है। चुनांचे उसके चेहरे पर यकलक इंतहाई अकीदतमंदाना तासुरात उभर आए। मुझे मेरी साथी जूलिया ने बताया है कि उसकी मुलाकात दुनिया साइंस की अजीम शख्सियत डॉक्टर फ्रैंक से हुई है, जबकि मैं उसे कह रहा था कि डॉक्टर फ्रैंक तो वेस्टर्न गारमेंट की इंतहाई आला तरीन शख्सियत है, वो यहाँ कैसे आ सकती है। लेकिन अब आपको देखने के बाद मुझे यकीन आ गया है कि मेरी खुशबख्ती वाकई उरूज पर है कि मुझे डॉक्टर फ्रैंक जैसी शख्सियत को देखने और मिलने का एजाज हासिल हो रहा है। डॉक्टर फ्रैंक के बोलने से पहले ही इमरान की जुबान चल पड़ी। उसके लहजे में ऐसा खुलूस और अकीदत थी कि डॉक्टर फ्रैंक मुंह खोले और आंखें फाड़े उसे देखता ही रह गया था। क्या क्या मतलब? तुम मुझे कैसे जानते हो? डॉक्टर फ्रैंक ने उसी तरह हैरत भरे लहजे में कहा। डॉक्टर फ्रैंक आपको कौन नहीं जानता, आपके मज़ामीन इंटरनेशनल साइंस मैगजीन्स में शाये होते रहते हैं। एक बार मैंने आपकी तस्वीर भी देखी थी। आपको वेस्टर्न गारमेंट का आला तरीन एजाज भी मिल चुका है और दिफाई इजादात में आपकी शोहरत तो पूरी दुनिया में फैली हुई है। इमरान ने उसी तरह अकीदत में डूबे हुए लहजे में कहा। तो तुम वाकई साइंसदान हो? मगर डॉक्टर फ्रैंक ने इस बार इंतहाई नरम लहजे में कहा। उसके चेहरे पर छाई हुई सख्ती भी अब न जाने कहां गायब हो गई थी। मैं तो साइंस का एक मामूली तालिब इल्म हूं डॉक्टर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर टेरी आपकी इस कदर तारीफ किया करते थे कि शायद इस कदर तारीफ किसी कसीदा गो ने भी किसी बादशाह की ना की हो। हालांकि डॉक्टर टेरी खुद साइंस की दुनिया की अजीम शख्सियत है, इमरान ने कहा। ओ डॉक्टर टेरी, ओ हाँ, वो मेरा क्लास फेलो भी रहा है, अच्छा साइंसदान है। तुमने डॉक्टर टेरी का हवाला देकर वाकई मुझे ये यकीन करने पर मजबूर कर दिया है कि तुम साइंसदान हो। लेकिन साइंसदान होने के बावजूद तुम इस तरह ग्रुप बनाकर जासूसों की तरह घटिया हरकतें क्यों करते फिर रहे हो? डॉक्टर फ्रैंक अब मुकम्मल तौर पर मौम हो चुका था। बस इंसानी फलाह के चक्कर में हूँ डॉक्टर फ्रैंक, और मुझे ये सबक भी डॉक्टर टेरी ने ही दिया था। अब मुझे क्या मालूम था कि यहाँ आप जैसी शख्सियत से भी मुलाकात हो सकती है। वैसे आपको देखने के बाद
मुझे 100% यकीन आ गया है कि हमारा इधर आना बेवकूफ़ी थी और जहाँ आप जैसा साइंसदान मौजूद हो वहाँ इंसानियत की हलाकत वाली इजादत कैसे की जा सकती है। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, मगर वो सुजैन तो कह रही थी कि तुम्हारा ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से है और तुम इंतहाई खतरनाक आदमी हो। डॉक्टर फ्रैंक ने कहा, सुजैन वो कौन है? इमरान ने चौंक कर पूछा। वो बाहर इस लेबोरेटरी की हिफाजत पर तैनात है। डॉक्टर फ्रैंक ने कहा, मिस जूलिया ने यकीनन आपको बताया होगा कि हम अखराजात की खातिर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस और सीक्रेट सर्विस के लिए कभी कभी काम करते हैं, लेकिन हमारा काम अमली नहीं होता, सिर्फ जहनी तौर पर होता है। इसलिए शायद उस मादाम सुजैन को हमारे मुतालिक गलतफहमी हुई होगी। इमरान ने जवाब दिया, अगर यहाँ वाकई ऐसी इजादत हो रही होती जैसा कि तुम कह रहे हो तो तुम यहाँ आकर क्या करते? डॉक्टर फ्रैंक कुछ जरूरत से ज्यादा ही वहमी और मोहतात आदमी था। जाहिर है यहाँ मौजूद साइंसदानों को समझाते और उनसे एहतजाज करते, और अगर वो ना मानते तो हम उन्हें यहाँ से जबरदस्ती अगवा करके कानून के हवाले कर देते। इमरान ने जवाब दिया, तुम्हारे इस जवाब ने मुझे मजीद मुतमईन कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। इसलिए मैं इतना कर सकता हूँ कि तुम्हें बेहोश करके दोबारा बाहर भिजवा दो और उस सुजैन को कह दो कि वो तुम्हें जिंदा वापस जाने दे। डॉक्टर फ्रैंक ने कहा, बेहोश करके? अरे नहीं डॉक्टर फ्रैंक, बार बार बेहोश होने से मेरा ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त न रहेगा। मुझे फार्कोपा बीमारी है। इमरान ने कहा, कौन सी बीमारी? डॉक्टर फ्रैंक ने चौंक कर कहा, ये एक खास जहनी बीमारी होती है। दिमाग के तीसरे बदन के चौथे हिस्से के खलियात कमजोर हो जाते हैं इस बीमारी में। इमरान ने कहा तो डॉक्टर फ्रैंक ने इस तरह सर हिला दिया जैसे वो इस बीमारी के मुतालिक अच्छी तरह जानता हो, और इमरान दिल ही दिल में हंस पड़ा क्योंकि उसने तो बस वैसे ही एक उल्टा सीधा नाम ले दिया था। लेकिन मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, ये बात तो तय है। डॉक्टर फ्रैंक ने कहा, जनाब आप ऐसा करें, हमारे हाथ बांध दे और फिर हमें बाहर भिजवा दे ताकि आपकी तसल्ली हो जाए, वरना तो हम तस्वुर भी नहीं कर सकते कि आप जैसी अजीम शख्सियत को अपनी आंख से भी देख सके। इमरान ने कहा, ओके एंथोनी, इन दोनों को बेहिस कर देने वाले इंजेक्शन लगाओ और फिर इन्हें 01 भिजवा दो। मैं जैकब को कह देता हूँ, वो इन्हें बाहर भिजवा देगा। डॉक्टर फ्रैंक ने कहा, यस डॉक्टर। पीछे खड़े मुसल्ला आदमी ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा, मेरे सामने लगाओ इंजेक्शन। डॉक्टर ने कहा और एंथोनी तेजी से मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। ये कौन सा इंजेक्शन है डॉक्टर? आप प्लीज इन मादाम सुजैन को जरूर बता दे, ऐसा ना हो कि मैं बाकी सारी उम्र के लिए मफलूज होकर रह जाऊं। इमरान ने कहा और डॉक्टर फ्रैंक बेख्तियार मुस्कुरा दिया। फिक्र ना करो, उसे बता दूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं, क्योंकि एक तो तुम साइंसदान हो और दूसरे तुम्हारी आंखों की चमक और फराक पेशानी बता रही है कि तुम इंतहाई ज़हीन आदमी हो। इसलिए ऐसा ना हो कि तुम इसका कोई तोड़ जानते हो। डॉक्टर फ्रैंक ने कहा, शुक्रिया डॉक्टर फ्रैंक, आपके ये अल्फाज मेरे लिए बहुत बड़े एजाज है। इमरान ने कहा और उसी लम्हे एंथोनी वापस कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक सिरिंज थी जिसमें सुर्ख रंग का महलूल था। उसने सिरिंज में मौजूद निस्फ महलूल इमरान के बाजू में और बाकी निस्फ जूलिया के बाजू में इंजेक्ट कर दिया, और उसके साथ ही इमरान का जिस्म अपने बाजुओं के जोर पर ढलकता चला गया। उसे महसूस ऐसा हो रहा था जैसे उसके जिस्म में तवानाई नाम की कोई चीज बाकी ही ना रही हो। जूलिया का भी यही हाल हो रहा था। अब वो देख सकते थे, सुन सकते थे और सोच सकते थे, लेकिन ना ही वो बोल सकते थे और ना हरकत कर सकते थे। सिर्फ उसकी पलकें इसी तरह झपक रही थी, बाकी सारा जिस्म मफलूज हो गया था। डॉक्टर इस कदर वहमी था कि उसने आगे बढ़कर बारी बारी उन दोनों के जिस्मों को मखसूस अंदाज में हिलाकर चेक किया। ओके, अब इन्हें खोल दो एंथोनी, डॉक्टर ने मुतमईन लहजे में कहा, और पीछे हटकर वो मुड़ा और तेज तेज कदम उठाता कमरे से बाहर निकल गया। एंथोनी ने आगे बढ़कर उन दोनों को उन कुंडों से आजाद किया और फिर उन्हें फर्श पर लेटाकर वो कमरे से बाहर निकल गया। चंद लम्हों बाद 2 आदमी अंदर दाखिल हुए। एंथोनी भी उनके साथ था। एंथोनी ने जेब से सिया रंग के 2 मखसूस अंदाज के नकाब निकाले और उन्हें इमरान और जूलिया दोनों के चेहरे पर चढ़ा दिया। इस तरह अब इमरान देखने से भी रह गया था। बहरहाल उन्हें कांधों पर उठाया गया और उन्हें उठाने वाले चल पड़े। फिर उन्हें किसी शटल नुमा गाड़ी में लेटा दिया गया और शटल चल पड़ी। इमरान ने महसूस किया कि ये मैग्नेट शटल है और मैग्नेट पट्टी पर चल रही है। थोड़ी देर बाद शटल रुक गई और उन्हें एक बार फिर कांधों पर उठा लिया गया। फिर भूल भुलैयों के से अंदाज में काफी देर उन्हें उठाने वाले चलते रहे। फिर उन्होंने उन्हें जमीन पर लिटा दिया और उनके वापस जाते हुए कदमों की आवाजें सुनाई दी। इन्हें उठा लो और स्पेशल वे से निकालकर मर्द के सहन में डाल आओ, एक सख्त सी आवाज सुनाई दी और एक बार फिर इमरान को किसी ने कांधे पर उठा लिया। अब आवाजें ऐसी थी कि जैसे पूरा काफिला चल रहा हो
और इमरान को महसूस हो रहा था कि उसे उठाकर चलने वाला मुसलसल चढ़ाई चढ़ रहा हो। लेकिन ये चढ़ाई ढलवानी अंदाज की थी, बिल्कुल उफ़की अंदाज की ना थी। फिर कदमों की आवाजें रुक गई, इमरान को उठाने वाला आदमी भी रुक गया। उसके साथ ही गड़गड़ाहट की तेज आवाजें उभरी और चंद लम्हों बाद कदमों की आवाजें उभरने लगी। इमरान को उठाने वाला भी दोबारा चल पड़ा और थोड़ी देर बाद उन्हें इंतहाई बेदर्दी से नीचे पटक दिया गया। उसके साथ ही इमरान के चेहरे पर मौजूद मखसूस अंदाज का सिया नकाब उतार लिया गया और इमरान ने देखा कि वो आसमान के नीचे पड़ा हुआ था। क्योंकि वो गर्दन घुमाकर इधर उधर ना देख सकता था, इसलिए सिर्फ आसमान को ही देखता रह गया। वैसे भी हर तरफ गुप्त अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ आसमान पर मौजूद चमकते हुए सितारों और चांद की रोशनी की वजह से यहाँ माहौल इस कदर तारीक न था जिस कदर अंधेरी रात में होता है। कदमों की आवाजें दूर जाती हुई सुनाई दी और चंद लम्हों बाद एक बार फिर गड़गड़ाहट की आवाजें उभरी और उसके बाद सुकून सा छा गया। बस जंगल से उभरने वाली मखसूस आवाजें सुनाई दे रही थी। इमरान वाकई इस वक्त बेबसी के आलम में पड़ा हुआ था। गोपू उस डॉक्टर फ्रैंक को चक्कर देने में कामयाब हो गया था, लेकिन डॉक्टर फ्रैंक वाकई उसकी तवक्को से कहीं ज्यादा वहमी और मोहतात आदमी था। और अब वो सोच रहा था कि इस हालत में वो जब सुजैन के हाथ चढ़ेगा तो न जाने वो उसके और उसके साथियों के साथ क्या सुलूक करे। इस वक्त वो वाकई इंतहाई बेबसी महसूस कर रहा था। बहरहाल उसे इत्मीनान इस बात पर था कि कम से कम फौरी तौर पर उस झक्की डॉक्टर फ्रैंक की गिरफ्त से निकल आया है, वरना ऐसे अफराद का कुछ पता नहीं चलता कि किस वक्त वो फायरिंग का हुक्म दे दे। अभी इमरान बेबस पड़ा हुआ था कि उसके कानों में अचानक टाइगर के कराहने की आवाज पड़ी और वो दिल ही दिल में चौंक पड़ा। चंद लम्हों की खामोशी के बाद टाइगर एक बार फिर कराहा और उसके साथ ही उसे टाइगर की हैरत भरी आवाज सुनाई दी। ये क्या, हम वक्त के सहन में कैसे पड़े हुए हैं? टाइगर की हैरत भरी आवाज सुनाई दी और चंद लम्हों बाद उसने टाइगर को अपने ऊपर झुका हुआ पाया। आप होश में है बॉस? टाइगर की हैरत भरी आवाज सुनाई दी। इमरान ने तेजी से पलकें झपकानी शुरू कर दी। वो आई कोड में टाइगर को सूरत हाल बता रहा था क्योंकि उसके सिवा और कोई चारा न था। ओ बॉस, तो वो सुजैन और उसके साथी यहाँ पहुंचने वाले होंगे, लेकिन आपको कैसे दुरुस्त किया जाए? टाइगर ने इमरान की आई कोड में बताती हुई तफसील समझते हुए कहा। इमरान ने उसे आई कोड के बारे में चूंकि पूरी तरह ट्रेनिंग दे रखी थी, इसलिए वो बगैर किसी मुश्किल के इमरान की सारी बात समझ गया था। टाइगर के इस सवाल पर इमरान ने एक बार फिर मखसूस अंदाज में पलकें झपकानी शुरू कर दी। सुर्ख रंग का महलूल जिसमें पारी की तरह चमकते और तड़पते हुए जर्रात, ओ कहीं ये LSI तो न था? टाइगर ने कहा तो इमरान ने एक बार फिर पलकें झपकानी शुरू कर दी। LSI 30 ठीक है, बिल्कुल ठीक है, यही होगा। आपकी आंखों के अंदर भी पारी जैसी चमक दौड़ रही है, ये इसकी खास निशानी है। ठीक है, मैं समझ गया, इसका तोड़ भी अभी ढूंढ कर लाता हूँ। मैंने मप से बाहर रेमेका टेरी दरख्त देखा था। एक मिनट, टाइगर ने कहा और दूसरे लम्हे उसका चेहरा इमरान की आंखों के सामने से हट गया। फिर तकरीबन 5 मिनट बाद उसे दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनाई दी और एक बार फिर टाइगर उस पर झुका हुआ नजर आया। उसके हाथ में एक दरख्त की शाख थी जिसके पत्ते तीर की तरह नोकदार थे। उसने एक हाथ से इमरान के जबड़े भींचे और इमरान का मुंह खुलते ही उसने टहनी के सिरे से टपकने वाले रस के चंद कतरे इमरान के हलक में टपका दिए और फिर पीछे हट गया। चंद लम्हों तक तो इमरान को कुछ महसूस ना हुआ, लेकिन फिर जिस तरह साकित पानी में हल्का सा इर्तियाश पैदा होता है, इस तरह उसके साकित जिस्म में भी हल्का हल्का इर्तियाश पैदा होने लग गया। फिर यह इर्तियाश बढ़ता ही गया। इमरान को एक बार फिर अपने जिस्म में तवानाई की लहरें दौड़ती हुई महसूस होने लगी और थोड़ी देर बाद वो एक झटके से उठकर बैठ गया। खुदाया, तेरा शुक्र है। इमरान के पास खड़े टाइगर के मुंह से बेख्तियार निकला और इमरान मुस्कुराता हुआ उठ खड़ा हुआ। जूलिया के हलक में भी रमे का रस टपका दो, हम दोनों को एक ही बीमारी हो गई है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और टाइगर भी बेख्तियार मुस्कुरा दिया और जूलिया की तरफ बढ़ गया। वो इमरान की बात अच्छी तरह समझ गया था, जबकि इमरान अपने दूसरे साथियों की तरफ बढ़ गया। अब इतनी बात तो वो समझ गया था कि टाइगर चूंकि उसकी तरह कुव्वत मुदाफियत को खुद ब खुद हरकत में लाने की ज़हनी वर्जिशें करता रहता है, इसलिए वो खुद ब खुद होश में आ गया। लेकिन उसे होश इंतहाई तवील वक्त के बाद आया था। उससे जाहिर होता था कि उन्हें जिस चीज से बेहोश किया गया था वो बेपनाह ताकतवर थी, वरना जोसेफ जो लॉलीपॉप की वजह से बेहोश प्रूफ हो चुका था, सिरे से बेहोश ही न होता। लेकिन अब न सिर्फ वो बेहोश पड़ा हुआ था, बल्कि इतने तवील वक्फे के बावजूद अभी तक उसे होश न आया था। इमरान ने करीबी मौजूद सफदर की आंखें उंगलियों से खोली और फिर झुककर उस मध्यम रोशनी में उसे गौर से देखने लगा। चंद लम्हों बाद उसने हाथ हटाया और एक तवील सांस लेता हुआ पीछे हट गया। टाइगर, पहले हम पर T3 फायर की गई थी,
बाकी सारे साथी T3 के तहत बेहोश पड़े हुए हैं। इमरान ने टाइगर से मुखातिब होकर कहा, T3, ओ तो इसका तोड़ नहीं मिल सकता। टाइगर ने कदरे मायूसाना लहजे में कहा, क्यों नहीं मिल सकता? जहां तुमने रेमेगा टेरी देखा था उसके साथ ही बाशोरा झाड़ी भी लाजमन होगी। इमरान ने कहा, बाशोरा झाड़ी वो क्या होती है? टाइगर ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा, ये तुमने क्या बकवास की थी कि हम दोनों को एक ही बीमारी है? उसी लम्हे जूलिया की गुर्राती हुई आवाज सुनाई थी। उसकी शायद अब पूरी तरह बेहिसी दूर हुई थी और जाहिर है वो इस हालत में भी सुन तो सकती थी। मम्मा, मेरा तो ख्याल यही था, अगर तुम कहती हो कि एक ही नहीं है तो ना सही। इमरान ने बड़े दिल गिरफ्तार से लहजे में कहा, मेरा मतलब था कि तुमने बीमारी क्यों कहा था? जूलिया इमरान के अंदाज और फिक्रे से बौखला कर बोली, बॉस आप बाशुरा झाड़ी के बारे में बता रहे थे। टाइगर ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ, एक होती है झाड़ी और एक होती है झाड़। झाड़ी बेचारी तो बड़ी बेजरर से मखलूक है, अलबत्ता ये झाड़ बड़ी सख्त मिजाज होती है। जिसके पीछे पड़ जाए उसका पीछा जन्नत तक नहीं छोड़ती, इसलिए तो झाड़ का कांटा कहा जाता है। वैसे इस बीमारी, जिसे बीमारी दिल कहा जाता है, वो भी झाड़ के कांटे से कम नहीं होती। इमरान ने कन आंखियों से जूलिया की तरफ देखते हुए इस तरह कहना शुरू कर दिया जैसे उस्ताद बच्चों को सबक पढ़ाते हैं, बॉस किसी भी लम्हे यहाँ कोई आ सकता है। टाइगर ने एक बार फिर मौजू बदलने की कोशिश करते हुए कहा, तो क्या हुआ, इजाफा ही होगा। मैं और जूलिया अब कौन से अकेले हैं, आखिर तुम भी तो मौजूद हो ही। इमरान भला इतनी आसानी से कहां बाज आने वाला था, और इस बार टाइगर होड़ बीच कर खामोश हो गया। जाहिर है अब वो मजीद क्या कहता। सारे साथी बेहोश पड़े हैं और तुम्हारी जुबान ही नहीं रुकने में आ रही। टाइगर ठीक कह रहा है, उस जक्की डॉक्टर ने यकीनन सुजैन को इत्तला दे दी होगी और वो किसी भी लम्हे मौत बनकर चपट पड़ेगी। जूलिया ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा, सुजैन, किस कदर दिलकश नाम है। मुझे तो नाम सुनकर यूं लगता है जैसे पहाड़ी झरना पत्थरों में बह रहा हो। इमरान ने कहा और दूसरे लम्हे वो उछलकर एक तरफ हट गया, वरना जूलिया का घुमा हुआ हाथ उसके चेहरे पर पड़ता। बॉस, वक्त बेहद कीमती है। टाइगर ने एक बार फिर बात करने की कोशिश की। सुन लिया तुमने जूलिया, इसीलिए तो कहता हूँ वक्त की कदर करो, वरना बुढ़ापे में तो बस आए भरना ही रह जाएगा। इमरान ने कहा और फिर तेजी से दौड़ता हुआ मफ्त के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। और टाइगर, और मुझे दिखाओ कहाँ है वो रेमेगा ट्री जिससे तुमने शाख तोड़ी है। इमरान ने मुड़कर कहा और टाइगर के साथ साथ जूलिया भी उसके पीछे चल पड़ी।